नमस्कार। कवि और कविता इस शीर्षक में आज कवि धूप नारायण जी के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। धूप नारायण कोइरी बराक घाटी के हिंदी साहित्य जगत में एक अम्लान ज्योतिष्क के रूप में उभरे थे। आज भी कमोबेश वे सृष्टि कर्म में संलिप्त हैं, यद्यपि बहुत कम लिखते हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना ठीक होगा कि स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद 60 के दशक तक भले ही भोजपुरी कथ्य भाषा का प्रचलन कुछ कुछ क्षेत्र पे उल्लेखनीय था, पर साहित्य चर्चा का कोई नामो निशान नहीं था। पढ़ाई लिखाई बंगला और कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम से होती थी। करीमगंज जिले का एक प्रत्यंत चाय बागान में धूप नारायण का जन्म हुआ था। कुछ लोग उन्हें ध्रुव कहकर भी पुकारते थे। प्राथमिक स्कूल की पढ़ाई के बाद पाथरकांदी मॉडल हायर सेकेंडरी से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पास कर धूप नारायण गुरुचरण कॉलेज में विज्ञान विभाग का स्नातक हुए। शिक्षकता की इच्छा से बीटी, आजकल जिसे बीएड कहा जाता है, डिग्री उन्होंने लाभ किया। इसी बीच डाक विभाग में उनकी नौकरी हो गई। मेधावी और कर्मनिष्ठ धूप अचानक एक ऐसी बीमारी का शिकार हुए जिससे उनका चलना फिरना बहुत हद तक सीमित हो गया। इस अवस्था पर भी वे अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते रहे। बीमारी के कारण उन्होंने कई बार अपनी पदोन्नति को अस्वीकार किया। बाद में पोस्टमास्टर पद से अवकाश प्राप्त हुआ। बीमारी उनका साथ नहीं छोड़ी, तो भी धूप ने दायित्व सटीक भाव से निभाते हुए अवसर समय पर पढ़ाई करते रहे। विज्ञान का छात्र तो थे ही, सिवाय विज्ञान के उन्होंने धर्म, दर्शन और साहित्य में गहन अध्ययन में समय का उपयोग करते थे। बांग्ला भाषा के माध्यम से पढ़े धूप अंग्रेजी भाषा को भी गहराई से अपना लिया और स्वाध्याय से अपनी मातृभाषा पर विचरण करने में समर्थ ही नहीं हुए, सृजनशील क्षमता भी अर्जन कर ली। कविता और मननशील कुछ गद्य भी उन्होंने रचना की है, जिनका मूल्यांकन बराक घाटी के लिए निश्चित ही एक मील का पत्थर के रूप में चर्चित होगा। धूप विज्ञान के आधुनिकतम विकास से लेकर अध्यात्म और दर्शन शास्त्र की सूक्ष्मता और साहित्य की गति प्रकृति पर तीक्ष्ण नजर रखते हैं, पर अपनी विद्वता को जाहिर करना नहीं चाहते। न कभी कहीं कोई भाषण वासन देने में आग्रह प्रकाश करते। अपनी सीमित सीमा में रहना पसंद करते। बीमारी इस तरह रहने के लिए शायद उनको बाध्य करती थी। कोई भी मनुष्य अपना बचपन से जुड़े लोग, बचपन का परिवेश, घटना दुर्घटना आदि से बहुत प्रभावित होता है और वो प्रभाव आजीवन रह जाता है। धूप नारायण का बचपन चाय बागान में बीता। बागान के सरल, अल्प शिक्षित, अशिक्षित, परिश्रमी, सहनशील, गतानुगतिक जीवन की राह पर चलने वाले आम जन को
बहुत करीब से देखा है, अनुभव किया है। कभी न्याय, अधिकतर समय अन्याय, छल कपट, चापलूसी से ठगने वाले, प्रताड़ित करने वाले लोगों की निर्दयता, वंचना, ठगबाजी को देखा है, पर प्रतिवाद मुखर होने का परिवेश नहीं पाया। न कभी खुद को प्रतिकूलता को चुनौती दे आवाज को बुलंद कर पाया। मन ही मन आहत हुआ, पीड़ित हुआ और किसी त्राणकर्ता की प्रतीक्षा करता रहा। कभी कभी रिझता यद्यपि है, तो भी वह सोचता है मेरा ध्येय प्यार बांटना है, दुश्मन को भी और दोस्त को भी। चाय बागान में उन दिनों बाष्पचालित चाय की मशीन थी। लकड़ी का अभाव नहीं था, पानी का भी। बाष्प से बिजली और बिजली से मशीन, प्रकाश कारखाना में, बंगलों पर, ऑफिस के घर में होती थी। यह मशीन की आवाज धक धक करती थी। आज की आधुनिक मशीन की तरह नहीं थी। धूप ने उस पर कविता लिखा, धक धक करके चलता कलघर, धुआं निकले चिमनी से। पर कभी अनुभव करते हैं, जिस चाय का चस्का क्रांति दूर करता है, सुनहली धुआं मन भुलवाता है, उससे श्रमिक श्रेणी का क्या लाभ होता। खुद जलकर जिन्होंने उनका वित्त बढ़ाया है, कभी देश दुनिया के साथ भारतवर्ष का त्याग की कहानी सुनाना चाहते हैं। सुनाना चाहता हूँ कहानी उस दधीची की, त्याग कर सर्वस्व हमें सिखाया जो। पर माहौल से दुखित हैं और पूछते हैं, उन वीरों के वंशज लुप्त हो गई है, जिनके पूर्वज हंसते हंसते आत्म बलिदान किया। फिर उन्होंने सवाल रखते हैं, किसका अभिशाप निगल रहा विश्व को, कदम कदम प्रदूषित कर विष बाष्प से भर रहा। चाय बागान में उन्होंने अनुभव किया कि बच्चों का बचपन होता ही नहीं है। कली जो है वो खिलती तो है, पर मुरझाकर। और उन्होंने लिखा, कचनार कली मुरझा के खिली। एक मार्मिक लाइन है, अनुभव करने लायक। कभी हैरान होते हैं, वसुधा के मानव के रंग ढंग अलग है, पर हृदय के बोल एक है। सभी का अनुभव एक है, प्रेम एक है, जागते सोते एक सा है, सुख दुख भी एक है। तो भिन्नता जो लोग महसूस करते हैं वे भ्रम है, छलावा है। कवि की भाषा में, हम देखते जो भिन्नता वह काम है हमारे भ्रम का। चारों ओर अराजकता, अनैतिकता, हिंसा, प्रतिहिंसा देख कवि को बहुत दहन अनुभव होता है और सब कुछ से मुंह मोड़ लेना चाहते हैं। पढ़ूं हिंसा देश की कहानी, दिल को और बोझिल करूं, सोचते सोचते थक गया, करूं तो क्या करूं। धधकती आग देख रहा हूं, सोया हूं अपने आप उलझनों में। पर मायूस नहीं होते, ढाढ़स बांधते हैं, पर कुछ लिखना होगा।
फिर से जागना होगा। कलम तो तलवार है। मननशील व्यक्ति मौनता को ज्यादा पसंद करते हैं, ढूंढते रहते हैं कारण, उपशम, संभाव्य सुझाव। कभी कभी सोचते सोचते अपने आप में खो जाते हैं, रीझ जाते हैं। मैं खोया खोया जीता हूँ, न भीतर देखता हूँ न बाहर। यह जो भीतर और बाहर कुछ न देखना, शून्यता में विचरण बहुत बड़ी बात है। वास्तविकता पर लौटने पर कभी कल्प भ्रमण और वास्तव चित्र दोनों को देख रीझते हैं, और जब समझ लेते हैं मैन क्रिएटेड आर इक्वल, सृष्ट आदमी मात्र एक ही है, तो प्यार बांटने के लिए तत्पर होते हैं। प्यार बांटना चाहता हूँ, दुश्मन को भी दोस्त को भी। अहल्ला श्राप से पत्थर बन गई थी। कभी भी एक त्राणकर्ता की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि वे भी अहल्ला सा पत्थर बन खोजते हैं किसका चरण। और ये बात सोच उन्हें हंसी भी आती है और रुलाई भी आती है। तथा कथित विकास मानव का अप्रतिहत लोभ, लालसा, स्वार्थपरता, रासायनिक चीज़ों के प्रयोग में अज्ञानता आदि जहाँ हमें नकारात्मक आभास करवाता है, वहीं बिग बैंग क्लोमिंग का प्रयोग से कभी संदिग्ध होते हैं। कहीं अमृत का भांड बिखर न जाए, कभी कहते हैं। कभी की दृष्टि सूक्ष्म होती है, कभी का विचार निरपेक्ष होता है, कभी की उपलब्धि विशेषकर भारतवर्ष के धार्मिक परिवेश में निश्चित ही विश्वास की वार्ता देती है, पर वो अनुभव करता है। पर तेरी कृपा के किरणें देखती नहीं, छिपती नहीं, सदा बरसती रहती है, तो भी कभी अफसोस करते हैं। फिर भी अंधे बनकर हम तुझे भुलाए रहते हैं। साहित्यिक विकास के लिए एक वातावरण चाहिए जिससे रचनाकार की रचना पर टीका टिप्पणी, सहमत, आलोचना, उत्साह, परामर्श आदि द्वारा रचनाकार अपनी रचना के दोष, गुण, खामियों आदि पर सोच सके, अपनी रुचि, प्रकृति और प्रकाश क्षमता पर गहनतम विचार कर सके, अपनी क्षमता को पहचान सके, अपने आत्मबल आदि को पाठक, श्रोता जो कसौटी की तरह होते हैं से खुद को परख सके, अपनी विद्वता से, प्रकाश क्षमता से, उपलब्धि से एवं अन्य अनुभव से जन चेतना जागृत करने और रुचिशीलता का पाठ पढ़ाने में वो कितना समर्थ है। समस्या किसी प्रकार की समाधान करने में वो अपनी रचनाओं से कितना सहयोग दे सकता है, उसका साहस, अनुभूति की गहराई, विवेक का पुकार उसे कितना समर्थ बनाया है। यहाँ यह प्रश्न का उत्तर हम ध्रुव नारायण की रचनाओं को पढ़कर दे सकते हैं। तो आज मैंने ध्रुव नारायण के बारे में यहाँ इसलिए यह आलोचना रखा ताकि घाटी के हिंदी भाषी और हिंदी प्रेमी लोग बराक घाटी का हिंदी साहित्य सर्जन जो हो रहा है उसे पढ़ें और उस पर अमल करें। धन्यवाद।